अब देखिए जरा इस सेंटेंस को, आई एम ईटिंग, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आपको शायद ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। सच तो ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा, लेकिन है ऑब्जेक्ट, इसमें हिडन है, छुपा हुआ है। अब देखिएगा जरा, ये दूसरा सेंटेंस, सी इज अ टीचर, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी टीचर्स इंग्लिश, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर इसका टीचर हो गया और इसका इंग्लिश हो गया। सच तो ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं और इसमें ऑब्जेक्ट है, और बस यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इसलिए आज हमें ऑब्जेक्ट को समझना नहीं, डिकोड करना है। हाय गाइस, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स मयंक सर यूट्यूब चैनल की न्यू सीरीज मास्टर लेवल ट्रांसलेटर के सेकेंड लेक्चर पर, जहां हम ऑब्जेक्ट के 9 हिडन पैटर्न्स और कोड सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स टारगेट of the action. Object means target of the action. Object वर्ब के टारगेट को कहते हैं। जो वर्ब का टारगेट होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, या कह सकते हो कि जो एक्शन का टारगेट होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझने के लिए और इसके डेफिनेशन देखते हैं अगली स्लाइड में। अब सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट पर क्रिया का सीधा असर पड़ता है और यह आमतौर पर वर्ब से किसे या फिर क्या का प्रश्न करने पर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे आपके 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनमें आप समझने की कोशिश करिएगा। राम एट मैंगो, राम एट मीन्स खाता है, मैंगो मीन्स आम, राम आम खाता है। अब आप इस सेंटेंस में क्वेश्चन करें कि क्या खाता है। जैसे ही आप क्या का क्वेश्चन करेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा? मैंगो। तो आपका मैंगो हो गया इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस है, आई मिस यू, मैं तुम्हें मिस करता हूं, याद करता हूं। अब आप इस सेंटेंस में किसे का क्वेश्चन करें कि किसे याद करता हूं। जब आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे किसे का, तो आपको जवाब क्या मिलेगा? यू, यानी कि तुम्हें। मैं किसे याद करता हूं? तुम्हें याद करता हूं। तो यू हमारा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं हम इसके रियल गेम पे। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? पहला है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? यह सजीव होता है, यानी कि इसमें जान होती है और मेन वर्ब से किसे, यानी कि इंग्लिश में whom का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करता हूं। क्वेश्चन करो किसे, तो जवाब मिलेगा तुम्हें। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? ये बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। किसने? उसने। किसे बुलाया? क्वेश्चन करो। आपको ऑब्जेक्ट जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो क्वेश्चन करना है किसे, यानी कि whom का। किसे बुलाया? मुझे बुलाया। तो यहां पर मी क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम चलते हैं इसके अगले टाइप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जिस पर कार्य किया जाता है, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह मेन वर्ब से क्या, यह मेन वर्ब से क्या का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। जैसे राम एट मैंगो, राम ने आम खाया। अब आप इससे क्वेश्चन करेंगे कि क्या खाया, तो आपको जवाब क्या मिलता है? मैंगो। तो ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। आप इससे पूछो कि क्या लिखा, तो जवाब मिलेगा एक पत्र लिखा। तो अ लेटर हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं रियल कंफ्यूजन की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे कहाँ। देखिए आमतौर पर ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्ब के बाद ही रखा जाता है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे आपकी कुछ वर्ब हैं जो डबल ऑब्जेक्ट ही लेती हैं, जैसे यहां पर गिव हो गई, टेल हो गई, ऑफर हो गई, और भी कई ऐसी वर्ब हैं जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको यह ध्यान देना है कि पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, बाद में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे हमें लिखना है कि राम ने मुझे एक किताब दी, तो आप यहां पर लिखेंगे राम गेव मी अ बुक। अब आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे आप इससे क्वेश्चन करेंगे कि राम गिव मी अ बुक, राम ने मुझे एक किताब दी, किसे दी, मुझे दी, और किसे का प्रश्न करने पर क्या प्राप्त होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इससे पूछिए कि क्या दी, तो जवाब मिलेगा अ बुक, यानी कि एक किताब दी। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी आप सेंटेंस में इन्हें सेट करेंगे तो पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे। आप ट्रांसलेशन अगर कर रहे हैं तो वर्ब के बाद आप क्वेश्चन करिए, सबसे पहले किसे का, और जो जवाब मिले उसे रखिए, और फिर इसके बाद क्वेश्चन करिए क्या का, और फिर जवाब जो मिले उसे रखिए। लेकिन अगर इनके क्रम को बदल दिया जाए, अगर इनके क्रम को बदल दिया जाए तो क्या होगा, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं राम, फिर इसके बाद गेव, फिर इसके बाद हम लिख देते हैं अ बुक, और फिर मी लिख देते हैं। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इसकी जगह और इस ऑब्जेक्ट को इसकी जगह कर दिया। अब हमने अगर इनकी पोजीशन बदल दी, ऑब्जेक्ट तो दोनों हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आता है, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो पहले इनडायरेक्ट आना चाहिए, बाद में डायरेक्ट आना चाहिए। हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, पहले डायरेक्ट को कर दिया और फिर इनडायरेक्ट को कर दिया। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू जरूर लगा देना है। अगर टू लगा देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहां पर टू ना लगाएं और सेंटेंस को ऐसे ही लिख दें तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड टाइप ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन की, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या है, ऐसे नाउन या प्रोनाउन, ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो प्रेपोजिशन के बाद आते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि किताब मेज पर है। यहां पर आप देखेंगे कि प्रेपोजिशन ऑन आया हुआ है, तो ऑन के बाद क्या लिखा हुआ है, द टेबल। और जैसे ही प्रेपोजिशन के बाद आपको कोई नाउन मिल जाए या कोई प्रोनाउन मिल जाए तो आप समझ जाना कि यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या हुआ, टेबल। जैसे दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे द पेजेस ऑफ दिस बुक आर वेरी सॉफ्ट, द पेजेस ऑफ दिस बुक आर वेरी सॉफ्ट। यहां पर आपका प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ, और ऑफ के बाद क्या आया है, दिस बुक। तो जैसे ही प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आएगा ना तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी भी डाउट हो तो दोबारा वीडियो देखिएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो अपने से पहले प्रयुक्त ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, जो अपने से पहले प्रयुक्त ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। जैसे
दे मेड हिम मॉनिटर, उन्होंने उसे मॉनिटर बना दिया। क्या बना दिया? मॉनिटर बना दिया। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि पीपल इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने उसे प्रधानमंत्री चुना। किसे चुना? उसे चुना। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और प्राइम मिनिस्टर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर हम मान लीजिए कि इन दोनों वर्ड्स को हटा देते हैं, अगर इन दोनों वर्ड्स को हटा देते हैं तो क्या होगा? हमारा अर्थ भी पूरा नहीं होगा। जैसे दे मेड हिम, उन्होंने उसे बना दिया। क्या बना दिया? अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। पीपल इलेक्टेड हिम, लोगों ने उसे चुना। क्या चुना? यहां भी अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। तो अर्थ को पूरा करने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए हमें इन दोनों वर्ड्स की जरूरत है। इसलिए ये हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब बात करते हैं इसके सबसे ज्यादा मिस्टीरियस टाइप, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जब वर्ब की फैमिली का ही वर्ड हो तो उसे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट वर्ब की ही फैमिली का वर्ड हो तो क्या कहेंगे? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड अ पेनफुल डेथ। यहां पर देखिएगा वर्ब आपकी क्या है? डाइड, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है? डेथ। दोनों एक ही फैमिली से हैं या एक ही रूट वर्ड से हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाएगा? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे दूसरे एग्जांपल में देखिएगा, आई स्लेप्ट अ डीप स्लीप, मैं गहरी नींद सोया। तो यहां पर मेन वर्ब क्या है आपकी? स्लेप्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? स्लीप, डीप स्लीप। तो ये आपका क्या हुआ? ये है आपका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली से हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल है आपका, सी स्माइल्ड अ ब्यूटीफुल स्माइल। यहां पर आप देखेंगे कि स्माइल्ड आपकी मेन वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है? स्माइल। ये नाउन है यहाँ पर और ये वर्ब है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? स्माइल। तो यहाँ पर स्माइल हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन ही हों, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन ही हों तो उसे रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? आई, और माई सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन ही है, तो इसलिए ये हमारा माई सेल्फ कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। और यहां पर देखिए दूसरे एग्जांपल को, ही इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं में सुधार किया। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? ही, ऑब्जेक्ट कौन है? हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ और ही दोनों सेम पर्सन ही हैं, इसलिए आपका हिमसेल्फ कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट बनेगा। अब थोड़ा सा समझिएगा, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन ही होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यही हमारा रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे ज्यादा मिस्टीरियस टाइप, हिडन ऑब्जेक्ट की। हिडन ऑब्जेक्ट को इनविजिबल ऑब्जेक्ट या फिर इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। जब सेंटेंस में क्या का प्रश्न करने पर आपके दिमाग में ऐसा उत्तर आए जो लिखा ना हो, जब आपका कोई ऐसा उत्तर आए क्या का प्रश्न करने पर जो सेंटेंस में लिखा ही ना हो, तब आप समझ जाना यहाँ पर हिडन ऑब्जेक्ट, इनविजिबल ऑब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। क्या खा रहा हूं? फूड और समथिंग। आपके दिमाग में आंसर आएगा खाना या फिर कुछ बिस्किट वगैरह या फिर कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है खाने वाली चीज। जैसे ही इज ड्रिंकिंग, वह पी रहा है। क्या?
वाटर और समथिंग, या तो पानी या फिर कुछ और आपके दिमाग में आ सकता है। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं क्या, बुक और समथिंग, यानी कि बुक या फिर कुछ न्यूज़पेपर वगैरह। तो आपके दिमाग में जब आंसर अपने से आ जाता है उस वर्ब से रिलेटेड, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हिडन ऑब्जेक्ट, या फिर इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट, या फिर इनविजिबल ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप, डमी ऑब्जेक्ट की। डमी ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका अलग से कोई विशेष मीन्स नहीं होता है, बल्कि स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, डमी ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, यानी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना कठिन लगा। अब यहां पर देखिएगा कि फाउंड आपकी वर्ब हो गई, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इट, इसका कोई भी मीन्स नहीं है, इसलिए इसे डमी ऑब्जेक्ट या फॉल्स ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए होते हैं, इनका कोई भी मीन्स नहीं होता है। दूसरे एग्जाम्पल को समझिएगा, ही कंसीडर्स इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी, यानी कि वह पढ़ाई करना महत्वपूर्ण समझता है। अब यहां देखिएगा कि ये जो इट लगा हुआ है इसका कोई भी अलग से मीन्स नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए लगा हुआ है। तो ये वाला इट और इस सेंटेंस में ये वाला इट, ये दोनों हमारे कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, डमी ऑब्जेक्ट या फिर फॉल्स ऑब्जेक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट की। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां समझिएगा, दो सेंटेंस हैं हमारे पास, सी इज अ टीचर और सी टीचर्स इंग्लिश। दोनों सेंटेंसेस में समझिएगा कि एक में ऑब्जेक्ट है और एक में ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि आप किसे का प्रश्न करें और क्या का प्रश्न करें। अगर आपका उत्तर मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। सी टीचर्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, अंग्रेजी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहां पर तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट है। अब आप थोड़ा सा एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, थोड़ी से आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या है कि नो एक्शन, नो एक्शन इक्वल टू नो ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं होगा तो फिर उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो एक्शन होना चाहिए, और अगर एक्शन है तो ऑब्जेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। कुल मिला के ये जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे हम यहां पर लिखे, सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग, और दूसरा सेंटेंस है आई एम गोइंग। यहां पर आप देखेंगे सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, किसे सो रही है, क्या सो रही है, आप पूछेंगे तो कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो यहां पर नो ऑब्जेक्ट, यहां पर नो ऑब्जेक्ट। और दूसरे सेंटेंस को आप देखेंगे, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं, किसे जा रहा हूं, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो यहां पर भी नो ऑब्जेक्ट, यानी कि इन दोनों सेंटेंसेज में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के इंग्लिश के हिडन सीक्रेट्स को रिवील करना चाहते हो, डिकोड करना चाहते हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए आई एम डिकोडिंग। और हम कदम से कदम मिला करके इंग्लिश के एक एक हिडन सीक्रेट्स को, कोर पैटर्न्स को रिवील करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।